सकता है। तो ये आपने सुना कि ये पूरा का पूरा एक्सप्लोजन कैसे होगा, हम इस पे और भी समझेंगे। जो एडिफिस कंपनी है जिसने ये जिम्मेदारी ली है उसके सामने ये क्या चैलेंज है और कितना बड़ा चैलेंज है इसको भी समझेंगे। लेकिन जरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था कि इस बिल्डिंग में क्या खामियां थी, क्या दिक्कतें थी, बिल्डर्स की तरफ से कहां गलती हुई। एक रिएक्शन उस पर भी हम लेंगे। सर कि ये बताइए जो सबसे बड़ा फॉल्ट इस बिल्डर का रहा, जिसको लेकर कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं ये गलत है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको आपको ध्वस्त करना है, उड़ाना है, वो फॉल्ट क्या था? देखिए, सबसे बड़ा फॉल्ट बिल्डर का ही मैं नहीं कहना चाहूँगा, इसमें सारी अथॉरिटी जिम्मेदार है, सारी एजेंसी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको एनओसी दी। क्योंकि बिल्डिंग एक दिन में तो बनी नहीं बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाने में 32 मंजिल टावर के अंदर मैंने खुद गुरपोशी बनाई है, इसमें कम से कम 2 से 3 साल का समय लगा बनाने के अंदर। 2012 में स्टार्ट हुई है ये, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तोड़ने का। तो आप ये लगा लो 2 साल के अंदर जितनी एनओसी दी गई इसके अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि 10 साल तक ये सब चलता रहा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्डर का पक्ष नहीं लेना चाह रहा कि जैसे अपने बिल्डर के दोस्त पता है, बिल्डर तो दोषी है ही। बिल्डर ने जो जैसे यहाँ पर जो, क्या बिल्डर को ये पता नहीं था कि वो जो कर रहा है वो गलत है? रवि जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि पहले 2010 से पहले बिल्डर लोग थोड़ी सी कर लेते थे गुरपोशी के अंदर। 2010 में जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि अगर कुछ भी करना है अमेंडमेंट गुरपोशी के अंदर तो आपको सबको एनओसी लेनी पड़ेगी। इन्होंने सबको मतलब जो रहते हैं, जो यहाँ आसपास के रेजिडेंट जो 15 टावर बने हुए इस बिल्डर के द्वारा, जो 15 टावर बनाए गए ये एमराल्ड कोड के, इनकी एनओसी। तो यहाँ तो हम 2 सोसाइटीज देख रहे हैं, एमराल्ड है और एटीएस। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो इसमें क्या है था, इस जगह को दिखा रखा था पहले गार्डन, जब बिल्डर ने माल बेचा था अपना इन टावरों का, तो इसको गार्डन दिखा रखा था। तो इनको ये था कि जब गार्डन दिखा रखा है, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट ली है गार्डन सोच करके, जो इस टावर के सामने मकान वाला आ रहा है वो तो आप ये बता रहे हैं कि जहाँ पे ये पूरी की पूरी इतनी ऊंची इमारत बनी, वो दरअसल में एक उद्यान था, एक पार्क था, एक गार्डन था। जब ये माल बेचा गया बिल्डर ने तो ये गार्डन था। उसके बाद में इन्होंने अथॉरिटी के साथ में, जो जैसे पहले होता था, इसको एफआईआर बढ़ाया गया, इसकी अप्रूवल ली गई अथॉरिटी के साथ में। तो अथॉरिटी की मिली भगत भी मैं इसमें कहूँगा कि अथॉरिटी। तो आप ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी ने ये सारे अप्रूवल दिए? अथॉरिटी ने सारे अप्रूवल दिए और अथॉरिटी पूरी जिम्मेदार है इसके लिए। कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि ये कंस्ट्रक्शन गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन मैं और इस बात की जानकारी बिल्डर और अथॉरिटी में बैठे लोगों को दोनों को थी? बिल्कुल थी। और ऐसे काम बहुत हो चुके हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं ये पहला काम है। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है, जो ऐतिहासिक क्षण हम देख रहे हैं, इससे एक सबक जाएगा, एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हम इसकी कहानी, हम इस कहानी को भी आपसे सुनना चाहेंगे कि ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ, लोगों ने इस पे कंप्लेन करना कब शुरू किया। लेकिन जरा कुछ और बिंदुओं पर हम बात करेंगे। एक बड़ा चैलेंज जो है वातावरण को लेकर सर आ रहा है, एनवायरमेंट को लेकर भी बात हो रही है कि इससे एनवायरमेंट को कैसा नुकसान होगा। सर, एनवायरमेंट को किस तरह का डैमेज पहुंच रहा था, एक तो कंप्लेन ये, और ये जो एक्सप्लोजन होगा उससे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एनवायरनमेंट के कई एंगल हैं इसमें। सबसे पहला तो यहाँ के लोकल लोगों का, जो यहाँ आरडब्ल्यू है, जितने लोग रेजिडेंट, इनका एनवायरनमेंट एक था कि यहाँ एक पार्क अलॉटेड था इनके पास, तो इनका एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ तो ये कोर्ट में गए। तो सबसे बड़ा वायलेशन तो ये था जिसके लिए निदान हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो कि इग्नोर की जा रही है चारों तरफ, कि जब भी आप किसी बिल्डिंग का अलाउ करते हो और अगर आप उसको डेमोलिश करते हैं तो उसमें जितने रिसोर्स कंजम्पशन होता है, इसमें इतना कंक्रीट, सीमेंट, वाटर, आयरन, स्टील, वाटर जितना कंज्यूम हुआ है, दिस इज़ ऑल गोइंग टू गो वेस्ट। पर इसके फुटप्रिंट बहुत हैवी हैं। कितने जंगल, नदियाँ, ग्राउंड वाटर सब पोल्यूट होता है इस सब के पीछे, इसका फुटप्रिंट आप देखेंगे, इट्स वेरी हैवी। तो ये सब सोचना पड़ेगा और बहुत सीरियस लेना पड़ेगा कि आइंदा ऐसी बिल्डिंगें ना बने। एक चीज़ तो और है कि सर ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ लोग रहते हैं, आबादी रहती है, और यहाँ पर हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, साउंड के लिहाज से, ध्वनि के लिहाज से। तो देखिए, ये पूरा दिल्ली का एडजॉइनिंग एरिया है और दिल्ली और एडजॉइनिंग एरिया में लगभग 30% जो कि एयर पोल्यूशन है, विच इज़ PM10, PM2.5, ये ज़्यादातर CND वेस्ट, जो कि कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन का वेस्ट है, सॉयल और डस्ट, इस सब का है। तो वो पहले ही काफ़ी है इस एरिया में और वो और बढ़ जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ेंगी और इन सबको कंट्रोल करने के लिए दे मस्ट टेक सफिशिएंट प्रिकॉशन के भी। हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, जरा उस पे भी हम बात करें। किस किस तरह की सर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखिए, बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी लेकिन उसका इम्पैक्ट तो रहेगा लंबे समय। देखिए, अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट इसका एक तो इमीडिएटली इम्पैक्ट होगा और इम्पैक्ट इसका दूरगामी भी होगा। अगर हम पहले बात करते हैं कि इमीडिएटली क्या होगा, तो जो ये डस्ट निकलेगा, हमको पता है कि डस्ट 30% जो दिल्ली NCR का पॉल्यूशन है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डस्ट एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन। डेफिनेटली। सो दिस पॉल्यूशन
लेकिन ये इमीडिएटली उस समय इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इसमें यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है कि ये धमाका होगा, एक इसका सर्टेन एरिया फिक्स किया गया है जिसको इवैक्यूएट किया जाएगा, लोगों को सेफ प्लेसेस पे ले जाया जाएगा, और एक अनुमान है प्रशासन का कि इस एरिया में हम कोई भी इंसान को रहने नहीं देंगे उस दौरान, यानी 24 या 48 घंटे के दौरान। लेकिन अगर एक डॉक्टर के लिहाज से अगर आप देखें तो इसका इम्पैक्ट जो ये बाउंड्री की गई है इसके कितने बियॉन्ड है? देखिए, इसका इम्पैक्ट इस बाउंड्री के बियॉन्ड भी है। ये तो हमारे मेजर्स हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो।